सर आबिद ज़ुबैरी साहब मौजूद हैं, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो सर ये बताइए, मरदमशुमारी वाला जो मामला चल रहा है, इसमें अब फैसला हुकूमत ने कर लिया, सीसीआई में फैसला हो गया कि मरदम के ये जो है वो इसको अनाउंस कर दिया जाएगा, पब्लिश कर दिया जाएगा। अब इसके साथ ही इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 17(2) जो है वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन क्या इसके एक्टिव होने से आइन का आर्टिकल 224 साकित हो जाएगा या ये उसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा जो कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा पहली बात तो है कि सीसीआई की मीटिंग वो भी फैग एंड ऑफ इस हुकूमत के बिल्कुल आखिरी दिनों में मुनक़िद करना, और उसमें दो चीफ मिनिस्टर्स जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स हैं पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा, उनको वहाँ आना, मैं समझता हूँ ये मीटिंग ही इलीगल थी। क्योंकि देखिए, उनका काम तो इलेक्शन, वो तो वैसे ही जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है आइन के अंदर 90 दिन का है, उन दोनों हुकूमतें उस फैसले के रूट से तो वैसे ही इलीगल हैं। तो उनकी जो फैसला इन दोनों चीफ मिनिस्टर्स के होते हुए हुआ, वो तो वैसे ही मैं समझता हूं आप कह रहे हैं कि मीटिंग में शिरकत ही नहीं कर सकते थे? वो नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का काम ये नहीं होता। उनका तो अभी तक जो डिफाइंड है लॉ, उसमें यह है कि जी वो उनका डे टू डे करना है। उन्होंने सेक्शन 230 इलेक्शन एक्ट की तरमीम की है, लेकिन वो तो मुझे नहीं पता कि अभी वो कानून बना है या नहीं। तो अभी ये जो इशू है, पहली बात तो ये है कि जी वो मीटिंग में जो फैसला हुआ, मैं समझता हूं कि उसकी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत ही नहीं है। क्या ये चैलेंज किया जा सकता सर? बिल्कुल चैलेंज किया जाता है, चैलेंज होगा ये। दूसरी बात आप देखिए, आर्टिकल, आपने सेक्शन 17(2) की बात की। आर्टिकल 51 है सुप्रीम ये आइन का, जो करता है कि आपकी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली वगैरह में सीटें कितनी होंगी। जी। उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है सेक्शन 151(3) में। देखिए, आपको मरदमशुमारी होती है, उसके बाद डीलिमिटेशन होता है, और डीलिमिटेशन के बाद आबादी बढ़ती है। कल मैंने सुना कि लॉ मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि जी हम उसमें हम तादाद तब्दीली नहीं होगी, सीटों की तब्दीली नहीं होगी नेशनल असेंबली में और प्रोविंशियल। क्यों नहीं होगी? जब आपकी आबादी खुद आपने डिक्लेयर कर दी 24 करोड़ है, तो आप कैसे वो जो लोग एक्स्ट्रा आए हैं उनको आप डिसइनफ्रेंचाइज कर सकते हैं? उनको बलूचिस्तान में जैसे आबादी बढ़ी है, कम हुई है, तो सीटें कहीं बढ़ेंगी, कम होगी, उसके लिए आपको आईनी तरमीम की जरूरत होगी। आपके पास अभी भी आपके पास नंबर नहीं है आईनी तरमीम करने के लिए, और केयर टेकर के जमाने में तो होंगे नहीं। तो ये कहना इलेक्शन, और देखिए जो अभी रिसेंटली वो जो फैसला आया 14 मई वाला की रीजंस आई हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन तारीख देने का मजाज है 90 दिन के अंदर, वो उससे आगे नहीं दे सकता। अब बातें हो रही हैं आर्टिकल 254 है जी, उसके अंदर लिखा हुआ है कि वो पीरियड होगा 224 90 डेज इज मैंडेटरी। आर्टिकल 254 कोई इस तरह की इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती जो कानून के अंदर जो इलेक्शन का पीरियड है उसको बढ़ा सके किसी तरह से। मैं आपको उसकी एक एग्जाम्पल दूं, जब शहादत हुई थी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की, तो उस इलेक्शन 37 या 40 दिन ताखीर से हुए थे। उस ताखीर को बाद में 18वीं तरमीम के तहत एक आर्टिकल ऐड किया गया और उसको प्रोटेक्शन दी गई कि वो डिले को कवर किया गया आर्टिकल 270(b) में। तो अगर ये सिर्फ 37 होता और आर्टिकल 250 आगे हो सकते थे, इतना बड़ा सानिया हो गया था पाकिस्तान के अंदर, शहादत हो गई थी, तो फिर आईनी तरमीम की क्या जरूरत थी? तो ये कहना इलेक्शन कमीशन का कि जी अब हमें हल्का बंदियां करनी है, उसके लिए हमें 4 से 6 महीने चाहिए, इसलिए हम आगे तारीख देंगे, मैं नहीं समझता। अगर इलेक्शन कमीशन ने पहले ही आइन तोड़ चुके हैं वो लोग पंजाब के, उसके बारे में और ये जजमेंट्स में क्लियर हो गया, जो अभी रीजंस आए जस्टिस मुनीब अख्तर के अभी 3 दिन पहले, तो अब इस तरह इनकी बात करना, इलेक्शन होने तो 90 दिन में होने। लेकिन आपने देखा कि पंजाब के अंदर जो जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, उसको ना हुकूमत ने माना, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने माना। तो उससे ये साबित हुआ कि उन्होंने तो आइन तोड़ दिया। तो अब उन्होंने बात नहीं मानी तो आगे भी नहीं माननी, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये जिस अदालत का हुक्म उदूली होती है उस पे पाबंद होता है कि वो उस पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स करे, अपना इन्फोर्स करे ऑर्डर। आर्टिकल 190 जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि जी सारी अथॉरिटीज जो है वो विल एक्ट इन एड। लेकिन आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने इसे गुरेज किया सर, अभी डिटेल्ड ऑर्डर आया है कल परसों, उस डिटेल्ड ऑर्डर में सिर्फ मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये ऑर्डर किया था उसकी तामील नहीं हुई थी, उनको कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए थी, और उन पटिशनर को, वो जो स्पीकर्स थे दोनों असेंबलीज के, जो पटिशनर्स थे उस केस में, उनको कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स लानी चाहिए थी। वो लोग नहीं लाए तो उनका कसूर है, सुप्रीम कोर्ट को खुद लेना चाहिए था कि उनके ऑर्डर की हुकूमत तामील नहीं हो रही है उनके ऊपर। ये बड़ी बात है कि ऑर्डर्स जो होते हैं कोर्ट के, उसकी तामील होना जरूरी है, अगर नहीं होते तो उस पर सजा मिलती है आदमी को।
सही है। तो सर इसमें बस आखिरी सवाल इस पे करके फिर मैं एक दो सवाल आपके सामने और रखना चाहता हूं कि अगर जो मजमूई तादाद है जो कि 51-3 में दी गई है सूबों में और इस्लामाबाद में कैपिटल में, अगर इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी तो फिर हल्का बंदियां सिर्फ यही होनी है कि हर हल्के में जो आबादी बढ़ी है यानी हल्के में जो वोटर्स की तादाद में इजाफा हो जाएगा और नया काउंट हमारे सामने आ जाएगा कि अब इस हल्के में वोटर 3 लाख नहीं या 7 लाख नहीं बल्कि 8 लाख होंगे या 10 लाख होंगे, सिर्फ यही तब्दीली होनी है। लेकिन ये आइन का ये तो नहीं है, मतलब जहां आबादी अगर बढ़ जाती है और कम हो जाती है तो सीटें कहीं बढ़ेंगी और करेंगी। आपको डिलिमिटेशन का मतलब ये होता है कि आप डिलिमिट तो करेंगे लेकिन एक आइन के अंदर आप पाबंद हैं कि अगर आपकी उस आबादी के तनासुब से तो सीटें होती हैं, ये भी तो एक आइन की रिक्वायरमेंट है, तो आपको उसकी सीटें बढ़ानी पड़ेंगी। तो ये कहना कि जी सिर्फ हम नंबर बढ़ा देंगे, डिलिमिटेशन इसके लिए होगी कि जी यहाँ 5 लाख आबादी थी वहां 7 होगी, अब 7 लाख वोटर्स होंगे एक हल्के के, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल आइन की मिस रीडिंग है और ये आइन शिकनी होगी। जी सही है। अच्छा जुबैर साहब, कल जो फैसला आया है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की को नाअहल करने का या उनको सज़ा देने का, उस पर काफ़ी डिबेट हो रही है। आप क्या समझते हैं कि इस फैसले में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये है उनके वकला का कि उन्हें सुना नहीं गया, उन्हें दिफा का हक़ नहीं दिया गया, उनके गवाहान को नहीं सुना गया, फाइनल आर्गूमेंट नहीं हुए हैं और जो जुरिसडिक्शन का मामला था या काबिल समात होने का मामला था उस पर भी वापस भेजा गया और उस पर भी आर्गूमेंट नहीं हुए या उस पर भी सुना नहीं गया। तो आप क्या समझते हैं कि इस फैसले में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो जिसमें फेवर मिल सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ ये फैसला, मैं मेरिट्स की बात नहीं कर रहा कि उनकी डिक्लेरेशन वगैरह, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि जो फैसला होता है वो इंसाफ दोनों पार्टी को सुनने के बाद फैसला होना होता है। लेकिन आप बड़ी उजलत में किया गया है फैसला। आप देखिए, एक इल्ज़ाम इन पे लगा इनके वकला के, इन्होंने बहुत डिले किया और वो सुबह मौजूद भी नहीं थे, लेकिन ख्वाजा हारिस साहब ने खुद फरमाया कि जी वो बाद में आ गए थे लेकिन जज साहब ने उनको सुना नहीं और 12:30 बजे वो फैसला उन्होंने सुना दिया। ये बात नेचुरली वो ग्राउंड में लेंगे जब वो अपील करेंगे वो लोग अगर। लेकिन जो मेन इशू ये है कि आपने हाई कोर्ट की बात देखिए कि हाई कोर्ट में जब उन्होंने वो सेट असाइड किया और कहा कि पाबंद किया एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को कि जी आप जुरिसडिक्शन के उस पर फैसला करें, लेकिन उसको साथ कर दिया कि जी आप मेरिट पे भी चला दें केस उसके बाद। लेकिन आप देखिए जब उनके वकील नहीं आए, उनको सुना नहीं गया, वो नहीं आए या सुना नहीं गया, वो तो एक बाद में डिबेट है। लेकिन इशू ये है कि वो जो ऑर्डर्स 2 जो थे जिसकी बेसिस पे उन्होंने पहले जुरिसडिक्शन अज्यूम की थी वो सेट असाइड हो गए थे, क्योंकि हाई कोर्ट ने रिमांड किया, उनसे कहा दोबारा फ्रेश करें। तो नेचुरली आपको सुनना था, सुन के फैसला आपने वही दोनों ऑर्डर, मई का ऑर्डर और जुलाई का ऑर्डर के बेसिस का कि जी मेरा पहले ऑर्डर मौजूद है, मैं जुरिसडिक्शन अज्यूम करता हूं और मैं सजा देता हूं। फिर एक बात देखिए, हाई कोर्ट के अंदर एक बात बड़ी सीरियस थी कि जो एप्लीकेशन थी पीटीआई वालों की कि जी हमारे गवाहान के जो सुना नहीं जा रहा, हमें चांस नहीं दिया रहा अपनी शहादत, अपनी गवाही पेश करने का, वो एप्लीकेशन पेंडिंग रखी चीफ जस्टिस साहब ने, उस पर अभी फैसला हुआ ही नहीं है। वो इस हफ्ते में शायद सुनी जाएगी जी, तो ये भी एक इशू उठेगा कि जी वो फैसला नहीं हुआ। लेकिन एक चीज जो आज क्लियर हुई है कि जी 4 तारीख को ही फैसला निकला, उसी तारीख को इन जज साहब की छुट्टी मंजूर हो गई थी और वो एक बड़ी हैरानगी की बात है, यूनिवर्सिटी ऑफ हल में सुनाए जा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ की कोई वर्कशॉप है उसमें, तो उनको जाना था मुल्क से बाहर। अगर वकील नहीं आ रहे थे मंडे के दिन रख लेते, नहीं रखते। चीफ जस्टिस साहब ने उनकी छुट्टी उनके कर दी थी और वो रिमांड कर रहे हैं उनको केस के जी पहले आप जुरिसडिक्शन का फैसला करें हुए। तो ये बातें सारी चीजें आएंगी उसी हाई कोर्ट में उनको अपील करनी पड़ेगी। वहां देखिए इसके पास आता है कौन सुनता है केस को। और एक बड़ी ठीक है, इन जज साहब पे मुकला ने इनके जो पीटीआई के थे उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाए हुए थे, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी हाई कोर्ट ने कि जी ये बाइस्ड नहीं है। तो ये इशू तो एक रहेगा कि वो बाइस्ड है या नहीं। भाई साहब आखिरी सवाल मुख्तसरन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब अगर असम्बलियां चली जाती हैं मुद्दत पूरी करके, सितंबर में सदर मुमलिकत की मुद्दत पूरी हो रही है, तो क्या जब तक अगर इलेक्शन डिले होते हैं और 1 साल तक असम्बलियां वापस नहीं आती और सदर का इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होता, तो क्या यही मौजूदा सदर 1 साल तक के लिए या जब तक के लिए असम्बलियां नहीं आती ये अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे? जी बिल्कुल बरकरार रहेंगे। आइन में लिखा हुआ है कि सदर मुमलिकत जब तक उनका सक्सेसर नहीं आता आइनी तरीके से, वो ही बरकरार रहेंगे। ये तो आइन के अंदर एक शेक है जिसके अंदर वो लिखा हुआ है। वो सेनेट चेयरमैन नहीं हो जाएंगे सदर पाकिस्तान अगर ये सोच रहे हैं, क्योंकि यही सदर जो है आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान यही कंटिन्यू करेंगे, यही करेंगे जब तक इलेक्टोरल कॉलेज नहीं आ जाता और इलेक्शन नहीं होते सदर के। बहुत शुक्रिया आबिद जुबैर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।